Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बच्चों, आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ PYQs ही नहीं, हम लोग मोस्ट रिपीटेड PYQs करने वाले हैं, यानी कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ मिलकर देखिए कि कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो हमारे आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ही कहां से शुरू हुआ है? न्यूमेरिकल के साथ शुरू हुआ है। न्यूमेरिकल कहां से लिया गया है? लाइट चैप्टर से लिया गया है। बेटा लाइट चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। गिने चुने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, पावर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? राइट, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट की साइज आपको दी गई है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, बोला गया है इतनी दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, और बच्चों आपका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी गई है। और दूसरा हमको जो याद रखना है कि ये कॉनकेव मिरर है, तो जो हमको फॉर्मूला यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू द कॉनकेव मिरर यूज करना है, और साइन कन्वेंशन भी कॉनकेव मिरर के हिसाब से लेने हैं। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? तो कुछ इस तरीके का कॉनकेव मिरर होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड इन सरफेस होता है। राइट, तो इसमें क्या क्या दिया गया है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है। ऑब्जेक्ट की हम हमेशा सीधा रखते हैं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 mm क्यों लिया है? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट को हम हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखते हैं, इधर ही तो रखेंगे, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कहीं आपका ऑब्जेक्ट होगा तो दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ आपकी, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? यहाँ पर इसका फोकस कहीं देखने के लिए मिलेगा, यानी कि फोकस भी नेगेटिव एक्सिस पर है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। मिरर फॉर्मूला हमने लगाया 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v इज इक्वल्स टू 1/-15 -1/25। इसको हम इनका एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर दिया, आंसर कितना आ गया? 37.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। -37 है। अब ये नेगेटिव साइन, ये बहुत जरूरी होता है कि हमको पता हो कि कोई वैल्यू पॉजिटिव आई है तो उसका मतलब क्या है, और कोई वैल्यू अगर नेगेटिव आई है तो फिर उसका मतलब क्या है। तो देखिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेगेटिव साइन, बच्चों नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है कि जो इमेज बनी है ना, वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसी साइड में इमेज भी बनी है। राइट, therefore the screen must be placed in front of the mirror at a distance of 37.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अगर वैल्यू बच्चों कैसी आती, पॉजिटिव आती, उसका मतलब होता कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है। उसके बाद देखिए सेकंड आपसे क्या बोला गया है, हमने साइज फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या बोला है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अच्छा, हमने वो फाइंड कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/-u इक्वल्स टू आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपका -v/-u इतना था। राइट, आपकी हाइट ऑफ द इमेज नहीं दी गई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई थी, इसको हमने जस्ट सब्सटीट्यूट किया है और हमारी वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी माइनस साइन कुछ इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर द साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। रे डायग्राम बोला था तो कुछ इस तरीके का रे डायग्राम बनेगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये आपकी इमेज है। राइट, ये देखिए यहाँ पर कहीं ये आपका ऑब्जेक्ट है। राइट, ये यहाँ कहीं पर इमेज बन रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ अ रे डायग्राम्स ईच फॉलोइंग मायोपिक आई एंड हाइपरमेट्रोपिक आई। देखिए बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमने कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़े थे। हमारी आंखों में कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट? तो उन्हीं प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स तो आ गई और हमको ये पता है कि प्रॉब्लम्स कैसे आई। मायोपिया में क्या होता है? पर्सन पास का तो देख लेता है, दूर का नहीं देख पाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? पर्सन दूर का देख लेता है, पास का नहीं देख पाता है, राइट? इसके हमने कॉज पढ़े थे कि क्यों होता है। इस क्वेश्चन में हमको उसका डायग्राम बनाना है कि मायोपिया हो गया है, उसको सही, आपकी मायोपिक आई का पहले हमको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद हमको किसका बनाना है? हाइपरमेट्रोपिक आई का बनाना है। मायोपिक आई में क्या होता है? जो आपकी रेज ऑफ लाइट होती है वो रेटिना पर मीट करनी चाहिए, वो थोड़ा सा उससे पहले ही मीट कर जाती है, राइट? तो हम क्या करते हैं? कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं और उन रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं और इमेज क्या होती है? फिर से जाके रेटिना पर ही बन जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? पीछे कहीं इमेज आपकी मीट कर जाती है, मतलब रेटिना से भी पीछे बन जाती है, तो जिस वजह से दूर का तो दिखता है मगर पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, वो क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है और सभी को कहां पर? रेटिना पर लाकर आपका फोकस करता है और रेटिना पर आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। मायोपिया, myopia, the image of a distant object is formed in front of the retina due to the eye being too long or too short or refracting power। क्या कह रहे हैं? इमेज जो होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कहां बनती है? रेटिना से पहले बन जाती है, राइट? दिस कंडीशन कॉजेज डिफिकल्टी इन सीइंग ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस, और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट दूर पर रखे हुए हैं उन्हें हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। करेक्शन क्या है इसका? ठीक कैसे होगा? दिक्कत तो हमको हो गई, मैडम ये बताओ ठीक कैसे करें, है ना? मायोपिया इज करेक्टेड विद अ कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस। मायोपिया किसकी हेल्प से करेक्ट होता है? डाइवर्जिंग लेंस की हेल्प से इसको हम सही कर सकते हैं। विच डाइवर्जेस द लाइट बिफोर इट एंटर्स द आई, जो कि क्या करता है भाई? आपकी रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है हमारी आंखों में एंटर होने से ही पहले। दिस इंश्योर द इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना, और जिस वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना पर ही बनती है। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे आ जाइए। हाइपरमेट्रोपिया, द इमेज ऑफ अ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना ड्यू टू द आई बीइंग टू शॉर्ट और टू वीक रिफ्रैक्टिव पावर। क्या होता है भाई? जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो बिहाइंड द रेटिना बन जाती है, क्योंकि भाई हमारी आई बहुत शॉर्ट हो जाती है और हमारा जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो वीक हो जाता है। दिस लीड्स टू द डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन द क्लोज ऑब्जेक्ट, जिस वजह से पास रखे हुए ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में हमें दिक्कतें आती हैं। मैम हो गई है, करेक्शन बता दीजिए। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड विद अ कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस which focuses the light on the retina by converging the rays before they enter the eye। बात समझ आई या नहीं आई? ये आपके रे डायग्राम से देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमने कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप, अच्छा ये मायोपिक आई है, ये आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई है। डायग्राम देख कर जाना, क्लियर हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन। क्या कह रहे हैं? एक पर्सन है जिसको लेंस कितने पावर का चाहिए? -4.5 डायोप्टर का चाहिए उसकी आंखों को ठीक करने के लिए। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द डिफेक्ट इन विजन इज शी सफरिंग फ्रॉम? अब बताइए, वो अगर इतने डायोप्टर का लेंस को इस्तेमाल कर रही है तो उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ होगा, राइट? तो उसको मायोपिया हुआ है ना? What is the focal length of the corrective lens? करेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? पता होगा ना, अभी ये लिखा हुआ है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस? करेक्टिव लेंस का नेचर कैसा होगा? तो देखिए, पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस इज नेगेटिव, shows that she is suffering from the myopia nearsightedness। अब जो कि इसकी पावर नेगेटिव में है तो हमको ये समझ में आ रहा है कि उसको क्या हुआ है? मायोपिया हुआ है, राइट? It is a vision condition in which you can see the objects near to you clearly but objects farther away are blurry। इसमें क्या होता है? हम उन ऑब्जेक्ट को बड़े प्यार से देख लेते हैं जो पास रखे हुए हैं, लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब दूर रखे हुए होते हैं तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो मायोपिया हुआ है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो पावर दी गई है वो नेगेटिव में दी गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको
निकालने के लिए बोला था फोकल लेंथ उसकी कितनी होगी, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, राइट। तो हमने पावर का फॉर्मूला लगाया, हमको फिर हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया 1/p, तो आपकी p दी गई थी, राइट, पावर दी गई थी, तो कितनी आ गई फोकल लेंथ, -22 सेंटीमीटर आ गई। नेगेटिव साइन ऑफ फोकल लेंथ शोज दैट इट इज अ कॉन्वेकेव लेंस, और नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आई है वो हमको ये बता रही है कि ये क्या है, ये आपका कॉन्केव लेंस है। तो इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीज मिली, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है दैट मीन कॉन्केव लेंस है, आपकी पावर नेगेटिव में दी गई है दैट मीन्स मायोपिया हुआ है। बात समझे या नहीं समझे? पॉइंट्स को पकड़ना, की पॉइंट्स को पकड़ना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन एट इज एज इट इज होगा, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, हमको तो की पॉइंट्स को पकड़ के जाना है, ठीक है। वैल्यू कुछ भी आए हमको पता है तो हम कर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का मैंने आपको बड़ा अच्छा तरीका बताया है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम क्यों करते हैं बैलेंस, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया है, उसमें बोला है कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। तो अगर हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर देखिए पहली रिएक्शन हमको दी गई है HNO3, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है स्लेक्ड लाइम के साथ, CaOH होल ट्वाइस के साथ, क्या बन रहा है, CaNO3 बन रहा है और वाटर निकल रहा है। तो जरा देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है मैम, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है मैम, 1 हाइड्रोजन है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे किया हमने, HNO3 के देखिए सबसे अच्छा मैं एक बार तरीका बता देती हूँ, एक तरफ डालिए रिएक्टेंट, दूसरी तरफ डालिए प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स लिखिए, सबसे पहले है हाइड्रोजन, उसके बाद है बेटा नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन और उसके बाद है कैल्शियम, राइट। ये सब ही प्रोडक्ट साइड में भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कैल्शियम भी है। अब इधर देखिए, इधर कितनी हाइड्रोजन है, 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, इधर कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, अनबैलेंस्ड। इधर कितनी नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, इधर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ये इसके साथ भी काउंट होगा ना, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर देखिए आपके इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर आ जाओ, है ना। उसके बाद कैल्शियम देखो, कैल्शियम देखो, कैल्शियम इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, 1 और 1। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है, बाकी सारी चीजें हमारी बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा हम। और एक बात आपको याद रखना है, वैल्यूज को हम लोग सिर्फ आगे ही ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला के बीच में हम कहीं भी ऐड नहीं कर सकते, हम फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हमको आगे फॉर्मूला के वैल्यूज को ऐड करना है, डिजिट्स को ऐड करना है, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, हमने HNO3 के आगे 2 लगा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, HNO3 के आगे हमने 2 लगाया, तो यहाँ पर हमारे बाकी सारी चीजों को, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का भी नंबर बदल गया, तो इधर आ गए हम। इधर हमने क्या किया, हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा दिया। अब चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। देखिए अब जितने हाइड्रोजन इधर होंगे उतने ही हाइड्रोजन इधर भी होंगे, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखो 4 हो जाएगा ना, 2 इंटू 4, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 है, सेम बैलेंस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये वाली कर दी है, इसमें भी हमने कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं है, इसमें जस्ट हमने क्या किया है, NaOH के आगे 2 लगाया है और चीजों को बैलेंस किया है, और उसके बाद हमने वाटर के आगे 2 लगाया है और चीजों को बैलेंस किया है। हर में तरीका आप यही वाला अपनाएंगे, आपको बार बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आपकी ये दी गई है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, कह रहे एक कोई सब्सटेंस X है, वो व्हाइट वॉशिंग में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, हमें वो सब्सटेंस X बताना है क्या है और उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है मैडम जी, कर लेंगे। राइट दी
रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद द वाटर, और उस एक्स सब्सटेंस की रिएक्शन भी हमको लिखनी है वाटर के साथ। तो सब्सटेंस एक्स जो है ना बेटा, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये लो, CaO व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। और अगर एक्सेस में पास करा देते हैं, अभी ये मिल्की हो जाता है, और कार्बन डाई अगर एक्सेस में पास हो जाएगी तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ये मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है ना 2024 का, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है, क्योंकि वो आया है। तो आप देख रहे हो ना, कल ही हमने किया है और ये देखो फिर से आज आ गया। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए तो है। आ जाओ। A shiny brown color element X on heating in air becomes black in color. एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट X था, इसको जब हमने हीट किया एयर में तो भैया वो तो ब्लैक हो गया। ये तो नकली नकली निकला, कलर बदल दिया, रंग बदलू है ये तो, ठीक है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। हमको वो एलिमेंट X का नाम बताना है और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका नाम बताना है। तो एलिमेंट है आपका कॉपर, और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बना है वो है आपका कॉपर ऑक्साइड। यस बच्चों, द शाइनी एलिमेंट्स आर मेटल। अगर शाइनी है तो जरूर कोई ना कोई मेटल होगा। द ब्राउन कलर मेटल इज कॉपर। अब जो कि हमको दिया गया है कि ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर का मेटल तो कॉपर होता है, तो ये क्या है, कॉपर है। हियर X इज कॉपर एंड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड। तो X इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है, कॉपर है, और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बनना है वो कॉपर ऑक्साइड है। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट्स फॉर्म आउट COO। रिएक्शन भी हमने लिख दी। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? क्या कह रहे हैं, क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हीट कर दें। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, और इक्वेशन भी लिखे। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट समझते हो, NaHCO3 is heated we get the sodium carbonate। हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, हमको बच्चों वाटर मिलेगा, हमको बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये लिखिए रिएक्शन, NaCO3 को हीट किया, Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए। छोटी मोटी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी रिएक्शन है, पढ़ लो क्योंकि आती रहती है। आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में हमको क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम नहीं बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, क्या आपने इसकी केमिकल प्रिपरेशन नहीं देखी है, मैंने नहीं सिखाई है, बिल्कुल सिखाई है। कैसे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम में से पानी निकाल देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना है तो उसमें पानी मैडम मिला दो, तो CaSO4 हाफ H2O दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें हम पानी मिलाएंगे तो CaSO4.2H2O दैट इज जिप्सम हमको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आगे आ जाइए। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड द ब्लीचिंग पाउडर। कह रहे हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दे तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। तो आज आप ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन पर, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर। जब हम क्लोरीन को स्लेक्ड लाइम से पास कराते हैं तो हमको CaOCl2 मिलता है, दैट इज आपका ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ये क्या है, स्लेक्ड लाइम है। तो किसके साथ क्लोरीन आपका रिएक्ट हो रहा है और ब्लीचिंग पाउडर दे रहा है, स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन लिख देना और आ जाना, नंबर पूरे मिलेंगे। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कह रहे उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉफ्ट वाटर
हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग अ हार्ड वाटर इज द सोडियम कार्बोनेट। किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विच इज मोस्ट कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा। और इस सोडियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। ये किससे बनता है? बेकिंग सोडा को हीट करके बनता है। एंड देन रिक्रिस्टलाइजिंग द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन टू गेट वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, दैट इज वॉशिंग सोडा, जो कि किससे बनता है? बेकिंग सोडा से बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको जैसा कि पता है लंग्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, इवन लंग्स का ही रोल होता है रेस्पिरेशन में। तो हमको बताना है कि लंग्स ऐसे किस तरीके से डिजाइन है कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए। Each lungs has highly branched respiratory tract called the respiratory tree. हर लंग के पास हाईली ब्रांच रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रीज बुलाते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, मेरी आर्ट बहुत गंदी है, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं जरूर बनाऊंगी अपनी गंदी आर्ट से ही सही। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, राइट? फिर यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चों ब्रांचिंग सी हो जाती हैं। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपको कुछ कुछ लंग्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे से, अरे ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, राइट? और यहाँ पर आपको कुछ गोल 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 स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई बुलाते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई बुलाते हैं। ये आपका ट्रकिया है, ये आपके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और ये आपके लंग्स हैं। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है इन एल्वियोलाई में होता है, क्या होता है यहाँ पर? गैसियस एक्सचेंज। क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि इन एल्वियोलाई से अटैच्ड होती हैं ब्लड वेजल्स। क्या अटैच्ड होती हैं? ब्लड वेजल्स। और वो ब्लड वेजल्स क्या करती हैं? ब्लड में ऑक्सीजन को ले लेती हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देती हैं और बॉडी टिश्यूज को दे देती हैं, और उसी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई को वापस कर देती हैं, ताकि भाई जब हम एक्सेल्ड आउट करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। कुछ ऐसा सा सीन चलता है। अब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, यही अभी बना के दिखाई। ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस ब्रोंकाई, राइट? सेकेंडरी इनटू सेगमेंटेड ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकस इनटू द ब्रोंकियोज, उसके बाद हमको ब्रोंकियोज देखने के लिए मिलती है, which divide into bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar sacs called alveoli. तो that गोल balloon like structure is called alveoli. ठीक है, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर थे। Alveoli are small rounded pouches which are extremely thin walled and possesses a network of capillaries. ठीक है, over their surface. Alveoli क्या है? राउंडेड पाउचेस हैं जो एक्सट्रीमली थिन होती हैं। थिन क्यों होती हैं? ताकि इजीली गैस अंदर आ सके, बाहर जा सके। ठीक है, जिससे बहुत सारी ब्लड वेजल्स जुड़ी हुई होती हैं। कुछ ऐसा सा होता है। मैं एक एल्वियोलाई को ड्रॉ कर रही हूं। ये मान लो आपकी एक एल्वियोलाई है। ठीक है, मैं जूम इन करके बना रही हूं बेटा, और इस एल्वियोलाई से कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बहुत सारी ब्लड वेजल्स जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। अब इस एल्वियोलाई में ब्लड भी होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, कुछ ऐसा सा सीन चलता है। The total surface area of the alveoli is more than the several times more than the surface area of the whole human body. ठीक है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उस एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं तो फिर से कम हो जाता है।
right? Thus the human lungs are designed to maximize the area of exchange of gases. ठीक है, इस तरीके से आंसर लिख कर आएंगे, आपके नंबर कोई नहीं काट पाएगा. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. अब तो मैम ये नेफ्रॉन लेकिन पाई कहाँ जाते हैं, क्या होता है ये नेफ्रॉन, हम तो भूल गए. अभी अभी जब कल आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है मैंने, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, कल ही किया है. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा गया था. नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है. पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी मैम कहाँ पाया जाता है, किडनी में, किडनी में पाया जाता है. ठीक है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं और इस नेफ्रॉन के अंदर ही पूरी साफ सफाई चलती है और इस नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन बनती है, इस नेफ्रॉन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है, इस नेफ्रॉन के अंदर ही ब्लड फिल्टर होता है, इस नेफ्रॉन से जुड़ी हुई होती है आर्टरी, वो ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेकर आती है, बाउमन कैप्सूल में आता है, वहां पे ब्लड फिल्टर हो जाता है, फिर दूसरी आर्टरी से फिल्टर होकर ब्लड तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो वहां पर क्या छोड़ गया, बहुत सारा फिल्ट्रेट छोड़ गया. वो फिल्ट्रेट आपका ट्यूब्यूल में जाता है, फिर उस ट्यूब्यूल से जुड़ी होती है बहुत सारी ब्लड वेजल्स, कैपिलरीज, वो उसमें से चीजों को एब्जॉर्ब करती है. मैम क्या एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स, आयंस, वाटर. मतलब कि जाते जाते भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कहते हैं कि कुछ रह ना जाए, सब जो भी है निचोड़ दो इसमें से, तो वो पूरा काम यहाँ होता है बच्चों. ठीक है, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है. नेफ्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन द किडनी दैट फिल्टर द ब्लड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट. क्या कह रहे हैं, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किडनी में पाए जाते हैं, जो कि ब्लड फिल्टर करते हैं, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, एक्सेस वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स. दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. इनको किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बुलाते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके पास रेनाल कैप्सूल देखने के लिए मिलता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट फिल्टर्स ब्लड, इट इज मेड अप ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड द बाउमन कैप्सूल. ये फर्स्ट पार्ट होता है जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है, आपका बाउमन कैप्सूल और किससे मिलकर, ग्लोमेरुलस से. कुछ इस तरीके का आपको कप शेप्ड का एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है. ये बाउमन कैप्सूल होता है. इस बाउमन कैप्सूल में गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, वो आपका ग्लोमेरुलस होता है ना. फिर उसके बाद इस तरीके से आपको ट्यूब्यूल देखने के लिए मिलता है. यहाँ पर बेटा जी आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है. ये मैंने बहुत इजी से डायग्राम बनाया है, सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए, इतना इजी होता नहीं है. ये आपका ग्लोमेरुलस होता है. अरे ये आपका बाउमन्स कैप्सूल होता है. ठीक है, ये पूरा आपका, ये पूरा पूरा ये ट्यूब्यूल होता है. इसमें अलग अलग चीजें, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है. ठीक है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है. ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है. ठीक है, glomerulus, a tuft of blood capillary that filter the blood. Bowman capsule, a cup shaped structure that surround the glomerulus. Bowman capsule क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर होता है कप लाइक, जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है. नेक्स्ट आ जाए, ट्यूब्यूल, अ ट्यूब्यूल दैट कनेक्ट्स द कलेक्टिंग डक्ट एंड वन एंड. ट्यूब्यूल क्या है, ये कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से. ठीक है, लूप ऑफ हेनले, अ यू शेप्ड ट्यूब दैट लूप्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुला एंड बैक टू द कॉर्टेक्स. ठीक है, एक इस तरीके का यू शेप्ड वाला स्ट्रक्चर, ये देखो ये वाला, ये दिस इज लूप ऑफ हेनले, राइट. अ ट्विस्ट दैट कलेक्ट्स, अच्छा ये तो पढ़ ही लिया. फंक्शन पूछे गए हैं, प्रॉक्सिम अल्ट्रा फिल्टर ब्लड को फिल्टर करते हैं. प्रॉक्सिमल एबिलिटी ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्ब द सोडियम, वाटर, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड सीक्रेट अमोनिया एंड सेरोटोनिन. ये आपका रीअब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, चीजों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं.
distal convoluted tubule adjust the reabsorption of the ions that filter and helps the regulate the blood pH. ठीक है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में भी बहुत सारी मदद कर रहे हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और यूरिन को बाहर निकालने में भी बड़ा रोल रहता है। ये आप देख पा रहे होगे, मैंने जो गंदा सा डायग्राम बनाया था ये बनाने की कोशिश कर रही थी, आप ये देख सकते हो अगर उससे समझ नहीं आया है तो। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। आपको पता है हमारे स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है, राइट। पूरी आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेशन होता है। तो स्टमक में 3 चीजें देखने के लिए मिलती है। गैस्ट्रिक वॉल क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करती है, उसमें आपका HCl होता है, दैट इज एसिड, ठीक है। उसके बाद आपकी पेप्सिन नाम की एक एंजाइम होती है, राइट, ये क्या है, एंजाइम है ना। उसके बाद बेटा क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछा है पेट में ये एसिड का क्या काम होता है, तो एसिड क्या करता है बेटा, इस पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। दूसरा हमारे फूड को डिसइंफेक्ट करता है, डिसइंफेक्ट करता है। आपको पता है हम लोग दिन में इतना आलतू फालतू जलालतू खाते रहते हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, हमारी बॉडी को अटैक कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। वो नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि वो फूड से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। एसिड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक सो एज टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। एसिडिक मीडियम बनाता है और एसिडिक मीडियम की वजह से पेप्सिन अपना काम कर पाती है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ती है, ठीक है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स दैट एंटर अवर स्टमक विथ फूड, यह आपके जर्म्स को भी किल करता है जो हमारे खाने में चले जाते हैं, ठीक है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, कह रहे हैं हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है किस तरीके से बनी हुई है कि वो जो आपका फूड है, डाइजेस्टेड फूड, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। आपको पता है जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो हमको वही समझाना है। The small intestine is the part of the intestine where 90% of the digestion and absorption of the food occurs. स्मॉल इंटेस्टाइन आपका क्या है, एक पार्ट है इंटेस्टाइन का जिसमें 90% ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन होता है। The other 10% takes place in the stomach and large intestine, और बाकी का जो 10% है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। The main function of the small intestine is the absorption of nutrient and minerals from the food. जो मेन फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और उसके बाद मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करना। द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वाली वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। The nutrients are rendered small enough so that they may pass or be transported across the epithelial cells of gastrointestinal tract. उसके बाद भाई ये इतने छोटे हो जाते हैं कि वो न्यूट्रिएंट इजीली पास हो सकते हैं। The nutrients are absorbed by the process of simple passage diffusion, facilitate the diffusion and active transport और secondary transport, ठीक है। The small intestine is good for absorption since it has the large inner surface area. और भाई एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू द प्लेसेस सर्कुलर एंड प्रोजेक्ट मैनी टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी विलाई। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के पास छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाई बुलाते हैं और ये विलाई हमको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प कराती है। These villi are the richly supplied with the blood vessels, और इन विलाई के पास क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं। उन ब्लड वेजल्स में इजीली आपका डाइजेस्टेड फूड चला जाता है। आगे आ जाओ, हाउ डज फोटोट्रॉफिज्म अकर इन प्लांट। प्लांट में फोटोट्रॉफिज्म कैसे होता है हमको वो बताना है। फोटोट्रॉफिज्म यानी कि आपकी लाइट की वजह से प्लांट में मूवमेंट हो रहा है प्लस प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ट्रॉफिक मूवमेंट वही मूवमेंट होता है जिसमें आपकी क्या हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है प्लस मूवमेंट भी हो रहा है। फोटोट्रॉफिज्म बोल रहे हैं यानी कि स्टिमुलस आपका लाइट है तो लाइट की वजह से ग्रोथ और मूवमेंट हो रहा है।
The movement of a plant or other organism in response to light is called phototrophism. प्लांट का या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होना लाइट की वजह से उसको हम फोटोट्रॉफिज्म बुलाते हैं. The movement can be either towards the light or away from the light. जो मूवमेंट होता है वो लाइट की तरफ भी हो सकता है और लाइट से दूर भी हो सकता है. स्टेम्स ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट. स्टेम्स जो होती हैं वो आपकी सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म दिखा रही हैं. जिधर लाइट है उधर ही ग्रो कर रही हैं. राइट, जो रूट्स होती हैं, लाइट ऊपर पड़ रही है, रूट्स तो नीचे ग्रो कर रही हैं, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म दिखाती हैं. द ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन. ऑक्सिन, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन. द ग्रोथ ऑफ द साइड ऑफ द शूट इज स्टिमुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन. अब बेटा क्या होता है, जैसे प्लांट पे लाइट पड़ती है ऑक्सिन बनना शुरू होता है, ऑक्सिन हार्मोन बनता है बनता है बनता है, और जैसे ही बन जाता है वो दूसरी साइड डिफ्यूज होता रहता है. तो एक जगह पे ऑक्सिन के कंसंट्रेशन की वजह से एक साइड प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, और जिधर ऑक्सिन ज्यादा है प्लांट की ग्रोथ उधर ज्यादा है, और उस ग्रोथ की वजह से प्लांट एक साइड आपका बेंड कर जाता है. बेंडिंग ऑफ द स्टेम इज कॉज्ड बाय द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द शूट. अब क्या बेंडिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है, एक साइड ज्यादा ग्रोथ कर जाती है क्योंकि उधर लाइट ज्यादा पड़ रही है, ऑक्सीजन ज्यादा बन रहा है तो ग्रोथ ज्यादा हो रही है. फोटोट्रॉफिज्म इज द मूवमेंट इज जनरली कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन ऑन द डार्क साइड एंड द लेसर ऑक्सीजन इन द इल्यूमिनेटेड साइड. तो फोटोट्रॉफिज्म जनरली कब होता है, जब ऑक्सीजन एक साइड में ज्यादा हो जाती है. Why are the some patients of diabetes treated by the गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन. कह रहे हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं. इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज. इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड आपकी प्रोड्यूस करती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल. और ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है. इफ ब्लड शुगर लेवल राइज, अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो पेनक्रियाज सेल रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. If it is not secreted properly, the blood sugar level increases causing the harm. अब अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो पेनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू करती है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस पर्सन का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज. इसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको बाहर से इंजेक्शन देने पड़ते हैं इंसुलिन के, ताकि ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन हो जाए. ठीक है, आगे चलते हैं. How are the fat is digested in our body? Where does this process takes place? The majority of fats is digested in the small intestine in our body. कह रहे हैं फैट कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो फैट्स होते हैं बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं. सबसे पहले बाइल जूस डाइजेस्ट करता है और एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करता है. बाइल जूस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बुलाते हैं. और लाइपेज उसके बाद जो इमल्सिफाइड फैट हैं उनको फर्दर तोड़ देता है. ठीक है, the breakdown of the fat done with the help of the enzyme called lipase that is secreted by from the pancreas. ठीक है, किसके हेल्प से होता है, लाइपेज नाम के एंजाइम्स के हेल्प से होता है जो कि पेनक्रियास सिक्रेट करती है. Lipase causes the emulsification of the fats, meaning that the fats are broken down to given fatty acids and glycerol, which are much smaller in size and water soluble. They get absorbed by the wall of the small intestine easily and then get transport to the other parts of the body through the blood stream. ठीक है, जो मैंने समझाया एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है. डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी. आपको पता है ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें जो ब्लड है वो 2 टाइम आपका क्या करता है, सर्कुलेट करता है. तो वही हमको समझाना है. ब्लड आपको हार्ट पता होना चाहिए. ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, है ना. अलग अलग आर्टरीज और वेन्स होती हैं, आयोटा होती है, वेना कावा होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है. ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं. सर्कुलेशन आ जाएगा. द हार्ट रिसीव द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हमारा हार्ट है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा होता है अलग अलग पार्ट से, एंड इट पंप दिस ब्लड फ्रॉम टू द लंग्स. और ये ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है ताकि ऑक्सीजन आ जाए. The oxygenated blood from the lungs return to the heart. और वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आ जाता है और भाई फिर से हार्ट के पास चला जाता है, which is pumped again into the different parts of the body by the heart. और फिर से वो क्या होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास चला जाता है हार्ट की हेल्प से. Thus the blood passes twice the
हार्ट मेकिंग वंस कंप्लीट राउंड थ्रू दी बॉडी। आपने देखा कि 2 बार ब्लड जो है, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो 2 बार ब्लड जो है हार्ट में गया, इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बुला रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 बार क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए 2 बार ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, ये आप लोग एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। Food moves down the gut by the peristaltic movement. Which region of the brain control the peristaltic movement? आपको पता है माउथ से स्टमक में जो खाना जाता है वो इसोफेगस की हेल्प से जाता है, और वो सीधा सीधा नहीं जाता है, जिगजैग मोशन को परफॉर्म करता हुआ जाता है, क्योंकि इसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती हैं। इस जिगजैग मोशन ऑफ द फूड को हम लोग पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बुलाते हैं। तो पहले तो ये पूछे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है और ब्रेन का कौन सा पार्ट पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमको ये बताना है। फूड मूव्स डाउन द गट बाय पेरिस्टैल्टिक एंड रीजन ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द पेरिस्टैल्टिक इज द मेडुला ऑफ द हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला, वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट? जो जिगजैग मोशन ऑफ द फूड होता है इन दी इसोफेगस, उसे ही हम लोग पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बुलाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अब आपको पता है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की ब्लड वेजल्स होती हैं। कुछ ऐसी ब्लड वेजल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कुछ ऐसी ब्लड वेजल्स होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। उसी बेसिस पर 2 टाइप की ये होती हैं, आर्टरीज और आपकी कौन सी होती हैं, वेन्स होती हैं। आर्टरीज में देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टरीज क्या होती हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाती हैं। आर्टरीज जो होती हैं ये बहुत थिन होती हैं, राइट। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वेन्स की, तो ये हमको थिक देखने के लिए मिलती हैं। इनके पास जो बेटा प्रेशर होता है आर्टरीज में वो बहुत ज्यादा हाई देखने के लिए मिलता है, और वहीं अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो वेन्स में लो ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 PYQs थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। होप सो आपको समझ आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड थे। ये एक बार नहीं आए हैं, ये मल्टीपल्स टाइम रिपीट हुए हैं। तो प्लीज उसको पढ़कर जाइएगा। अब जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।